हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कल हम लोगों ने तुम्हारा डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंप्लीट किया था, ठीक है। अब उसके बेसिस पे तुम्हारा डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई उसके हिसाब से डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम जो प्रपोज किए वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो प्रपोज किया दैट वाज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन सबसे पुराना मॉडल है, ठीक है। तो ध्यान रखना, धीरे धीरे जैसे डिस्कवरीज होती जाएंगी इसमें प्रॉपर जो चीजें हैं वो ऐड होती जाएंगी। जैसे डाल्टन ने क्या बोला कि मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है। इसका पहला पॉइंट क्या था कि एटम क्या है, एक मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एंड इट इज इनडिविजिबल। हमें पता है कि ये रॉन्ग है क्योंकि हमें पता है कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, एटम्स कैन बी डिवाइडेड, ठीक है। लेकिन ये पहले की बात है जब ये प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हो रखी थी, ठीक है। तो इसको पॉइंट वाइज ध्यान रखना है। इसमें ये भी पूछा जाएगा विच पॉइंट्स आर रॉन्ग अकॉर्डिंग टू करंट एस्टिमेट, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो डाल्टन ने क्या बोला कि इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, बट हमें आज पता है कि एटम कैन बी डिवाइडेड। नेक्स्ट इसने क्या बोला, एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ये बताओ, न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ रखी है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या करते हैं हम लोग, एक एटम को दूसरे एटम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी कुछ हद तक केमिकल रिएक्शंस में नहीं, केमिकल रिएक्शन सही बैठेगा, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करें तो उसमें एक रेडियो एक्टिव एटम को हम लोग एक स्टेबल आइसोटोप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आया समझ में। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, ये पॉइंट भी बहुत हद तक सही है, लेकिन अगर आइसोटोप्स की बात की जाए, जैसे कार्बन का C12 एंड C14 दोनों सेम एलिमेंट के ही एटम है, कार्बन के ही दो एटम से कार्बन 12 और कार्बन 14, लेकिन इनकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट बहुत हद तक क्या है, सही है, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर मान लो मैं बोल रखा हूं हम लोग पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज तुम्हारा करते हैं, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम को एक ग्रुप में किया, तो क्यों करते हैं, क्योंकि बिकॉज दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स हैव ऑल डिफरेंट प्रॉपर्टीज तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन मैक्स तुम्हारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, ये सही है। कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर भी आ सकती हैं बिकॉज ग्रुपिज्म ऑफ एलिमेंट्स इज डन इन पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू दिस नेचर ओनली बिकॉज दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। तो इसके पॉइंट्स कुछ हद तक रॉन्ग है, लेकिन तब भी सबसे पहला अटेम्प्ट था और उस टाइम पे जब माइक्रोस्कोप नहीं था उसमें एक ऐसा अजम्पशन लेना कि छोटा सा पार्टिकल है एटम, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो पहले बात जो एटम वर्ड कॉइन किया था दैट वाज फ्रॉम डाल्टन, ठीक है। अब इसके बाद थॉमसन ने क्या तुम्हारा डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करने के बाद ही इसने क्या दिया, एटम का मॉडल दिया, क्या, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। इसने क्या बोला कि एटम consist of C of positive charge in which electrons are embedded। ध्यान रखो, थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेस बनाया था उस टाइम प्रोटॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। तो इसने मॉडल क्या दिया कि एक C ऑफ पॉजिटिव चार्ज है बड़ा सा, ठीक है। ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज का C है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, जैसे तुम्हारा वाटरमेलन, तरबूज जो होता है, तरबूज में जो लाल वाला पार्ट है उसको मान लो C ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जो लाल वाला पार्ट होता है दैट इज C ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और जिसके सीड्स होते हैं उसको मान लो इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान दो, इसके मॉडल में प्रोटॉन्स का जिक्र नहीं आएगा क्योंकि थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेस डिस्कवर की थी उस टाइम तक प्रोटॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। क्लियर है, आया समझ में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग, पुडिंग की तरह होता है, या फिर वाटरमेलन मॉडल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है दैट इज रदरफोर्ड्स मॉडल। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड परफॉर्म एन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हुआ क्या कि इसने अल्फा रेस को बम्बार्ड किया एक थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल से, ठीक है। ही बम्बार्डेड अल्फा रेस ऑन अ थिन शीट ऑफ गोल्ड बिकॉज गोल्ड वॉज यूज्ड। ये कभी अगर पूछता वाई ओनली गोल्ड वॉज यूज्ड, गोल्ड वॉज यूज्ड एज इट इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल। मेलिएबल मतलब हमें थिन शीट्स लेनी है, तो सबसे थिन शीट किसकी मिल सकती है, गोल्ड की, एज इट इज द मोस्ट मेलिएबल।
हेंस गोल्ड वाज यूज्ड। तो सेटअप क्या था, ही बम्बार्डेड अल्फा रेस। अल्फा रेस क्या है, हमने पढ़ा था अभी, अल्फा रेस आर 2He4 2+ हीलियम न्यूक्लियाई या फिर डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, ठीक है। तो ये बम्बार्डेड अल्फा रेस ऑन अ थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल। फिर इसने जो ऑब्जर्वेशन देखे वो क्या थे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास अनडिफ्लेक्टेड। जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे सीधे पास कर जा रहे थे। सेकेंड, अ फ्यू ऑफ देम गॉट डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स, ठीक है। सम ऑफ देम, मोस्ट पासिंग आर डिफ्लेक्टेड, सम ऑफ देम वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स। अब इसके कंक्लूजन देखेंगे। एंड वेरी फ्यू, ये लगभग तुम्हारा देखो मोस्ट लगभग 99.9% तुम्हारे क्या आ रहे थे, अनडिफ्लेक्टेड पास हो रहे थे। इनमें भी बहुत कम तुम्हारे स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट कर रहे थे और वेरी फ्यू, अप्रोक्सीमेटली 1 in 20,000। एग्जैक्ट वैल्यूज तुम्हें नहीं ध्यान रखनी है, तुम्हें बस ध्यान रखना है बहुत कम है ये 1 in 20,000। 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल सफर अ डेविएशन मोर देन 90 डिग्री और उससे भी कम वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। मतलब जस्ट वापस लड़के एक जो आता है 90 डिग्री से ज्यादा या लड़के एकदम वापस आ जा रहे थे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। अब इस बेसिस पे इसने कंक्लूजन क्या दिया, सबसे पहला, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर अनडिफ्लेक्टेड, मैक्सिमम अनडिफ्लेक्टेड पास कर जा रहे हैं। देखो अल्फा पार्टिकल्स क्या है, अल्फा पार्टिकल इज 2He4 2+, आया समझ में। तो ये डिफ्लेक्ट कब होगा, देखो अगर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हो, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन करेगा, ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। आया समझ में। डिफ्लेक्शन कब आएगा, व्हेन पॉजिटिव सफर्स अ चार्ज रिपल्शन। अगर मैक्सिमम ये अनडिफ्लेक्टेड पास हो रहा है मतलब इसको कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, मतलब वेरी लार्ज स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, ठीक है। फर्स्ट इसका कंक्लूजन क्या था कि सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, हेंस मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। नेक्स्ट, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ विद स्मॉलर एंगल्स, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि बहुत कम, क्योंकि तुम्हारे अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डेविएट हो रहा है, तो इसने क्या बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, दैट इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस, जिसको इसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स या वेरी फ्यूअर अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, आया समझ में। 180 डिग्री से मतलब, तो इसने क्या बोला कि न्यूक्लियस इज रिजिड एंड अल्फा पार्टिकल्स रिकॉइल ड्यू टू डायरेक्ट कोलिजन। जो न्यूक्लियस है बहुत ज्यादा रिजिड है, मतलब बहुत कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज से है, तो इससे लड़के डायरेक्ट क्या आ जा रहा है, वापस, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स। पहले, सबसे पहला कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड, हेंस मैक्सिमम स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स तुम्हारे स्मॉलर एंगल से डिविएट कर रहे थे, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल स्पेस में है और उस स्पेस को उसने नाम क्या दिया, न्यूक्लियस, आया समझ में। और वेरी फ्यूअर अल्फा पार्टिकल्स वर डिविएटेड बाय 180 डिग्री, मतलब जो तुम्हारा न्यूक्लियस है दैट इज रिजिड, मतलब कंसंट्रेटेड विद पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट, अब इसके बेसिस पे जो हम एटम जिसका मॉडल बनाएंगे, ध्यान दो। सबसे फर्स्ट वन, एटम कंसिस्ट ऑफ हेवीली पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस वेल ऑल प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि एटम क्या है, सबसे पहले एक हेवीली पॉजिटिव चार्ज रीजन है, जिसको इसने क्या बोला, न्यूक्लियस, जहां पे इसका सारा प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान दो, इसमें हम लोग नया टर्म डिफाइन कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, फर्मी। दिस इज FM इज रिफर्स फॉर फर्मी। 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर्स, ठीक है, आया समझ में। तो जनरली क्या बोला जाता है कि रेडियस ऑफ जो एटम आता है इट इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻10 मीटर्स, वहीं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो आता है इट इज ऑफ ऑर्डर 10⁻15 मीटर्स। मतलब अगर मैं बोलूं कि आर एटम, रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किया जाए, तो ये क्या आएगा, 10⁻10 अपॉन 10⁻15 अप्रोक्सीमेटली, तो ये क्या आएगा, 10⁵। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, आर एटम
is 10 to power 5 times r nucleus. मतलब रेडियस ऑफ एटम, जो एटम का रेडियस है दैट इज 10 to power 5 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. मतलब जो एटम है वो काफी बड़ा है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस. ठीक है. वॉल्यूम अगर बोला जाए तो वॉल्यूम ऑफ एटम अगर मैं निकालूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, 4/3 इंटू पाई इंटू आर ए क्यूब अपॉन 4/3 इंटू पाई इंटू आर एन क्यूब. ये कट जाएगा आर ए का क्यूब मतलब 10 to power -10 का होल क्यूब अपॉन 10 to power -15 का होल क्यूब. तो ये अपॉन आएगा 10 to power -30 अपॉन 10 to power -45. तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 10 to power 15. मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ एटम इज अप्रोक्सीमेटली 10 to power 15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ एटम है वो 10 to power 15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है. तो इन दोनों डाटा से पता चल रहा है कि साइज ऑफ एटम जो है वो काफी बड़ा है एज कंपेयर टू साइज ऑफ न्यूक्लियस. एक जनरल अगर मैं बोलूं कि जैसे मान लो अगर तुम्हारा कोई फुटबॉल फील्ड है, तो फुटबॉल फील्ड को अगर तुम एटम देखोगे एक, तो फुटबॉल जो होगा दैट विल बी न्यूक्लियस. मतलब अगर मैं बोलूं ये मैंने एक लगा दिया तो इसमें छोटा सा एक डॉट क्या होगा, तुम्हारा न्यूक्लियस. समझ में आया. फुटबॉल फील्ड अगर तुम्हारा एटम है तो उसका एक फुटबॉल अगर रख दी जाए दैट इज व्हाट, न्यूक्लियस. मतलब एटम इज वेरी लार्जर एज कंपेयर टू न्यूक्लियस. क्लियर है. तो ध्यान दो, फाइनली जो मॉडल आया उसने क्या बोला कि इसने क्या बोला, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर पॉल्ट जहां पे सारे पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है या प्रोटॉन्स कंसंट्रेटेड है. क्लियर है. एंड इलेक्ट्रॉन्स, इसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इन डेफिनेट ऑर्बिट. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड, डेफिनेट ऑर्बिट्स का टर्म नहीं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. क्लियर है. आया समझे. डेफिनेट ऑर्बिट्स का टर्म रदरफोर्ड ने नहीं दिया. ठीक है. इसने क्या बोला कि न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन्स कंसंट्रेटेड है, और इसको हम लोगों ने क्या बोला, न्यूक्लियर पार्ट. और न्यूक्लियस के अलावा जो है दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. इसको उसने नाम क्या दिया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में तुम्हारे कौन से आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया. ठीक है. क्लियर है कि नहीं क्लियर है. ठीक है. ध्यान दो, न्यूक्लियर पार्ट जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास ऑफ न्यूक्लियस, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है. क्योंकि सारा का सारा मास जो कंसंट्रेटेड है दैट इज इन द न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोटॉन्स का मास काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जो लोग मास बोलेंगे वो हमारा किस में आ रहा होगा, न्यूक्लियर पार्ट में, न्यूक्लियस में. और जो वॉल्यूम ऑफ एटम है वो काफी लार्जर है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. मतलब वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज वेरी लार्जर एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. तो जो न्यूक्लियर पार्ट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास ऑफ न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. फिर से ध्यान दो, जब तक रदरफोर्ड ने प्रोटॉन डिस्कवर किया था इसमें न्यूट्रॉन नहीं आएंगे. ठीक है. इसने न्यूक्लियस में ये नहीं बोला था न्यूट्रॉन्स भी, न्यूट्रॉन्स बाद में चैडविक ने डिस्कवर करके ऐड किए थे. ठीक है. आया समझे. अभी सिर्फ इसने क्या बोला है कि न्यूक्लियस में सिर्फ क्या है, पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है दैट इज प्रोटॉन्स. क्लियर है, समझ में आया. ठीक है. और एक कंक्लूजन और लिख लो यार, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है. जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया गया तो ये किसी भी प्लेट, ना ही पॉजिटिव प्लेट ना ही नेगेटिव प्लेट, किसी भी प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था. तो इससे क्या बोला गया, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. क्लियर है, आया समझ में. ठीक है. तो ये तुम्हारे रदरफोर्ड्स के थे. अब इसी बेसिस पे एक इसमें आता है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड मास नंबर. तो जनरली क्या बोला जाता है कि आर यहां पे क्या रेफर कर रहा है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. This is directly proportional to a to power 1/3. A is representing was mass number.
मतलब मैंने क्या बोला कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। तो अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या मैं बोलूंगा R इज इक्वल्स टू R नॉट, वेयर R नॉट इज रिप्रेजेंटिंग अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। R नॉट क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.33 इंटू 10 टू पावर माइनस 15। देखो R नॉट की वैल्यू या तो तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर नहीं गिवन है तो तुम ये लोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है, क्योंकि R नॉट जो है, R नॉट वेरीज फ्रॉम 1.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 टू 1.5, अलग अलग, ठीक है, टेक्स्ट बुक में इसका मेंशन है। तो इसकी वैल्यू या तो तुम्हें गिवन है, तो गिवन है जो क्वेश्चन है वो लोगे, अगर नहीं गिवन है तो तुम क्या लोगे 1.33 इंटू 10 टू पावर माइनस 15। क्लियर है? आया समझ में? ध्यान दो, मीटर्स में है तो R भी यहां किस में निकलेगा? मीटर्स में। अगर वहां तुम्हें सेंटीमीटर में ऑप्शंस दे रखे हैं तो इस हिसाब से कन्वर्ट करोगे, ठीक है। यहां जो R नॉट है दैट इज इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, तो R भी किस में निकलेगा? R विल बी इन मीटर्स। अगर वहां ऑप्शन सेंटीमीटर में है तो इस हिसाब से तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट। जैसे अगर मान लो तुमसे बोला फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कॉपर 64, तो मैं क्या बोल सकता हूं? R इज इक्वल्स टू R नॉट 1.33 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 इंटू 64 टू पावर 1/3। मतलब क्या आ जाएगा? 1.33 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 इंटू 4, तो लगभग आ जाएगा 1.334, 5.32 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 यूनिट क्या आएगा? मीटर्स। अगर सेंटीमीटर्स में है तो 5.32 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 सेंटीमीटर्स। जिस यूनिट में दे रखा है उसके हिसाब से तुम इसको क्या कर लोगे? कन्वर्ट। नेक्स्ट, अगर तुमसे इसी पार्ट फाइंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो अगर मुझे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पता है तो मैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या बोल सकता हूं? इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू पाई इंटू R क्यूब। तो मतलब 4/3 इंटू पाई इंटू 5.32 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 का, फिर से यूनिट यहां पे क्या आएगी? मीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में अगर चेंज करना है तो मुझे यहां सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा। समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट, अगर तुमसे आया बोला जाए डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, यूनिट है ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देखो भाई, डेंसिटी अगर तुमसे बोला जाए डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। अगर न्यूक्लियस का निकाल लो तो मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो तुमने मास कितना आएगा? देखो 64 है, तो क्या लिख दोगे? 64 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये तुम्हारा कितना है? 4/3 इंटू पाई इंटू 5.32 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 का, सॉरी 15 नहीं 13 का होल क्यूब। क्यों? क्योंकि तुम्हें सेंटीमीटर में निकालना है, इसलिए 13। आया समझ में? तो ये आ जाएगा? नहीं, गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि तुम्हारा मास किस में निकालना है? ग्राम्स में। ये 64 क्या आएगा? एक न्यूक्लियस में मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? 64 AMU। तो अगर इसको तुम्हें ग्राम से कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट्स का ध्यान रखना, कई बार तुम लोग यहां 64 लिख देते हो, ध्यान रखो 64 ग्राम्स इज मास ऑफ 1 मोल। एक न्यूक्लियस का मास कितना होता है, या एक एटम का मास क्या होता है? 64 AMU। तो AMU को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 24, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला करो, फाइंड फर्स्ट पार्ट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, सेकंड पार्ट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, थर्ड पार्ट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, फोर्थ पार्ट रेडियस ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट X125। इसका मास नंबर 125 दे रखा है, इसका तुम्हें रेडियस, वॉल्यूम, डेंसिटी और रेडियस ऑफ एटम निकालना है। वीडियो पॉज करो, एक बार अटेम्प्ट करो। तो फर्स्ट अगर मैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? R नॉट 1.33 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 इंटू 125 टू पावर 1/3, मतलब 1.33 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर्स। तो ये लगभग आ जाएगा 1.335, 5 3 15, 16, 6.65 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर्स।
सेकेंड, अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालना है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू पाई इंटू 6.65 इंटू 10⁻⁻15 का होल क्यूब। यूनिट क्या आएगी? मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर्स में रखा है। थर्ड, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस कितना आएगा? 125 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना आएगा? 4/3 इंटू पाई इंटू 6.65 इंटू 10⁻13 का होल क्यूब, क्योंकि हमें किसमें निकालना है? सेंटीमीटर क्यूब में। आया समझ में? ठीक है। फोर्थ पार्ट, अब देखो रेडियस ऑफ एटम। तो रेडियस ऑफ एटम निकालने के लिए हमें पता है कि आर एटम इज अप्रोक्सीमेटली 10⁵ टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, एक जनरल रिलेशन पता है कि एटम का जो रेडियस है वो 10⁵ टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁵ इंटू 6.65 इंटू 10⁻⁻15 मीटर्स, या अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 6.65 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, अप्रोक्सीमेट आ रहा है, क्योंकि हमने एक रेंज बोली है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन इस हिसाब से ही गिवन होंगे। ठीक है, जिसमें हिसाब से तुम इस ऑप्शन को सही बैठा से इसके आसपास ही आएगा। ऐसा नहीं गिवन होगा 6.64 इंटू 10⁻⁻10 और 6.66 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, ऑप्शन इस हिसाब से गिवन होगी, तुम आसानी से उसको कर सकोगे। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ एटम जो निकलेगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6.65 इंटू 10⁻⁻10। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।